हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पिछले क्लास में कहां तक देखे थे, लैटिस एनर्जी का जो आपका एप्लीकेशन था वो वहां तक हम लोग क्या किए थे, खत्म किए थे। यानी कि उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, वो हम लोग लैटिस एनर्जी का देख लिए थे। और ये कहे थे कि इस क्लास में हम लोग फैक्टर इफेक्टिंग लैटिस एनर्जी जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि कौन कौन सा जो फैक्टर है वो लैटिस एनर्जी पे इफेक्ट करता है, वो हम लोग चीज देखने वाले हैं आज के क्लास में। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, ठीक है। ठीक है, क्या हम लोग देखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, कौन कौन सा जो फैक्टर है लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करता है। आ रहा बात समझ में। तो जैसे यदि हम बात करें कि जो लैटिस एनर्जी है वो हम लोग किसके लिए देखते हैं, कब देख रहे थे हम लोग लैटिस एनर्जी, जब जो कैटायन था वो गैसियस फॉर्म में था, ठीक है, और एनायन जो था वो भी गैसियस फॉर्म में था, और दोनों जब मिलते हैं और मिल करके एक लैटिस का निर्माण करते हैं, क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, जैसे कि NaCl। NaCl बेटा क्या आपका क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल एक लैटिस NaCl, ठीक है। उसको तो वो वाला जो फॉर्म है उससे जो एनर्जी निकल रहा है, यानी कि पहले तो गैसियस फॉर्म में था, पिछले क्लास में हम लोग बड़े अच्छे समझे, गैसियस फॉर्म में था, कैटायन और एनायन था, दोनों मिले और दोनों मिलने के बाद NaCl का फॉर्मेशन किए, और उस दौरान जो मैक्सिमम अमाउंट में जो एनर्जी निकल रहा था, यानी कि जो एनर्जी इवॉल्व हो रहा था, जो एनर्जी क्या हो रहा था, रिलीज हो रहा था, उसी को हम लोग किस नाम से जान रहे थे, लैटिस एनर्जी के नाम से जान रहे थे। आ रहा बात समझ में। यानी बेसिकली यदि हम बात करें, ठीक है, बेसिकली यदि हम बात करें तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि K+ जो था वो भी आपका गैसियस में था, कैसे बन रहा था लैटिस, ठीक है, और ये आपका B- भी किसमें था बेटा, गैसियस में था, और दोनों मिलकर के क्या आपका बना रहा था, Ag बना रहा था, और वो बेटा किसमें था, सॉलिड में था। और इस दौरान जो एनर्जी निकल रहा था, रिलीज हो रहा था, उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे बेटा, लैटिस एनर्जी बोल रहे थे। तो जो AB बना है, ठीक है, जो AB बना है, मान लेते हैं जो A जो था, इन दोनों के बीच में बेटा क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयोनिक बॉन्ड है। तो कैसे बना है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, ठीक है। दो अपोजिटली चार्ज कैटायन और एनायन जब आपस में सामने आए और उनमें जब तगड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, उससे जो है वो बॉन्ड का निर्माण हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, आयोनिक बॉन्ड कहते, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना था। तो अब यदि हम मान ले कि ये वाला बेटा अपना क्या है, ये वाला जो है वो कैटायन का पार्ट है, ठीक है। साइज हम बड़ा छोटा कर रहे हैं इसलिए क्योंकि किसी भी साइज का हो सकता है, साइज कोई जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल, ठीक है। तो इसलिए हम दो डिफरेंट साइज यहाँ पे हम ले रहे हैं। हर बात समझ में, दो डिफरेंट साइज दे रहे हैं, और ये मान ले रहे हैं ये पॉजिटिव है, और ये मान लेते हैं कि निगेटिव है। ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है बेटा, निगेटिव है। आ रहा बात समझ में, क्लियर है। और दोनों के बीच में क्या काम कर रहा है, एक फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हम लोग क्या पढ़े थे, फ्रॉम फिजिक्स, ठीक है, फ्रॉम फिजिक्स की यदि हम बात करें, फिजिक्स से बात करें, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यही पढ़े थे ना, F इज इक्वल टू क्या, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये चीज हम लोग पढ़े थे फ्रॉम फिजिक्स। बात समझ में आ रहा है। और हम लोग ये भी जाने थे कि यदि क्या बन रहा है, आपका लैटिस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा, डिक्रीज, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा आपका, जितना कम रहेगा उतना ही ज्यादा उस क्रिस्टल में, उस लैटिस में क्या आपको मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलता है। केमिस्ट्री का एक सिंपल सा लाइन हम आपको बताए थे कि लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी, ठीक है, सब जगह वैलिड वो होगा। तो यदि हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, जिसको हम लोग यू से भी फिजिक्स में डिनोट करते हैं, ठीक है, यहाँ हम P लिख देते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, तो वो इज इक्वल टू क्या हम लोग देखे थे, K, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं K, ठीक है, Q1 Q2 बाय R, ये देखे थे हम लोग K Q1 Q2 बाय R। और इसको यदि हम लोग डेराइव्ड फॉर्म में लिखें, ठीक है, यहाँ पे माइनस, ठीक है, और हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी ये चीज देखें, माइनस K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और यदि हम लोग डेराइव करके इसका फॉर्मूला आपको एक मिलेगा, F इज इक्वल टू, ठीक है, फोर्स के लिए F इज इक्वल टू माइनस U du बाय dr, ये भी आपको फिजिक्स में यूज होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग का काम कहाँ से है, केवल और केवल इस वाले फॉर्मूले से, जिसका अभी हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक, क्लियर है यहाँ पे। अब यानी कि यदि हम बात करें कि जितना ज्यादा अपना लैटिस एनर्जी होगा, जितना ज्यादा अपना लैटिस एनर्जी होगा उतना ही कम अपना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तभी तो लैटिस क्या बनेगा, स्ट्रांग बनेगा, तभी तो लैटिस क्या बनेगा, उसमें एनर्जी एकदम कम रहेगा, स्टेबिलिटी उसमें ज्यादा रहेगा। इज दैट क्लियर? यानी कि हम ओवरऑल लिख सकते हैं कि लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली टू, इसके आधार पे लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली टू Q1 Q2 बाय R। क्या लिख सकते हैं, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली टू Q1 Q2 अपॉन R। इज दैट क्लियर? यानी कि चार्ज जो होगा कैटायन और एनायन, दो चार्ज है, तो एक चार्ज अपना क्या हो जाएगा कैटायन और दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा एनायन, और ये वाला R क्या हो जाएगा बेटा, दोनों के बीच का डिस्टेंस R बेटा क्या हो गया यहाँ पे, जैसे कि ये वाला हम मान ले, ठीक है, यहां से यहां का दूरी, ठीक है, ये R, ठीक है, R प्लस, और ये वाला बेटा क्या हो जाएगा, यह न्यूक्लियस से यदि हम लेंगे ये माइनस का है, ठीक है, ये न्यूक्लियस से लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा R प्लस, ठीक है, यानी कि ये वाला जो दूरी आपका होगा, ये वाला जो दूरी होगा इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, R नॉट। क्या मान ले रहे हैं बेटा, R नॉट। इज दैट क्लियर? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एक चीज की लैटिस एनर्जी, ठीक है, लैटिस एनर्जी विल डिपेंड ऑन, ठीक है, डिपेंड अपॉन, ठीक है, विल डिपेंड अपॉन चार्ज, ठीक है, चार्ज एंड साइज ऑफ एनायन, ठीक है, साइज ऑफ एनायन, यानी कि आर क्या है बेटा, यही रेडियस इसका, तो यानी कि जितना बड़ा साइज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेडियस होगा, जितना कम आपका साइज होगा उतना ही कम क्या होगा बेटा, उसका रेडियस होगा। इज दैट क्लियर? तो ये चीज समझ में आया कि लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे और साइज ऑफ एनायन पे, जो कि डायरेक्टली किसका रहेगा, चार्ज के, और इनवर्सली किसका रहेगा बेटा, साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ आयन, एनायन हम लिख दिए यहाँ पे गलती से, साइज ऑफ आयंस, ठीक है, साइज ऑफ क्या रहेगा बेटा, आयंस। और एक चीज आपको बताएं कि जितना एक तरह से कहें कि कैटायन का और एनायन का साइज जितना बराबर रहे, यानी इक्वल साइज यदि रहेगा ना, इस बात को भी यदि आप मेंशन करना चाहें नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है, कि जितना इक्वल साइज के रहेंगे ना उतना स्ट्रॉन्ग लैटिस बनेगा। आप खुद सोचो कि एक बड़ा हो जाए एक छोटा हो जाए, तो उनके बीच का, उनको यदि हम अरेंजमेंट करते हैं छोटे छोटे आइटम्स का, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा, ठीक है, एक लेयर की एक बड़ा एक छोटा का, फिर ऊपर ले गए बड़ा छोटा, इस तरीके से करके, तो उनका एक अच्छा अरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन यदि हम इक्वल साइज का यदि हम एटम का अरेंजमेंट करेंगे, कैटायन और एनायन का, जितना इक्वल साइज मिले, ठीक है, जितना इक्वल साइज मिले उतना ज्यादा वो बेहतर क्या करेगा, आपका क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करेगा। आई बात समझ में आपको ये चीज? उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पहला चीज हम लोग देखेंगे साइज ऑफ एनायन, ठीक है, पहला हम लोग क्या देखेंगे बेटा, साइज ऑफ एनायन, ठीक है, तो साइज ऑफ एनायन, बार बार हम एनायन लिख दे रहे हैं, आयंस, ठीक है, साइज ऑफ आयंस, और साइज ऑफ आयंस आपका क्या हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, साइज बोल रहे हैं ना, तो आर, यानी कि ये वाला पूरा आर नॉट, तो आर नॉट इज इक्वल टू आर प्लस आर माइनस, दोनों को हम, ठीक है, आर नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आर प्लस आर माइनस। समझ में आ रहा है? यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ आर क्या बेटा, इनवर्सली है ना, यानी कि लैटिस एनर्जी, ठीक है, लैटिस एनर्जी LE इनवर्सली टू 1 बाय आर नॉट, और आर नॉट क्या है बेटा, यही आर नॉट क्या है, ये आर जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे, ये बेसिकली एक तरीके से, यानी कि यदि हम बात करें सबसे पहले तो ये जान लेना है कि आर नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, आर प्लस आर माइनस, यानी कि रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, ठीक। अब यदि हम आर प्लस को फिक्स करते हैं, ठीक है, आर प्लस को क्या करें बेटा, फिक्स, आर प्लस हम लोग बढ़ा नहीं रहे, यानी कि कैटायन का साइज को बढ़ा नहीं रहे, कैटायन का साइज फिक्स है, और यदि केवल आर माइनस को हम लोग बढ़ाएं, आर माइनस क्या हो बेटा, बढ़े, ठीक है, आर माइनस यदि बढ़े, तो आर माइनस यदि बढ़ेगा यानी कि आर नॉट बढ़ेगा, आर माइनस का बढ़ना का मतलब क्या हो गया बेटा, आर नॉट का बढ़ना, ठीक है, आर नॉट का बढ़ना, और आर नॉट यदि बढ़ेगा तो फिर लैटिस एनर्जी, यानी कि फाइनली लैटिस एनर्जी क्या होगा बेटा, डाउन होगा। आ रहा बात समझ में, क्लियर हो रहा है ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम लोग क्या करें, उसी प्रकार से यदि हम लोग आर माइनस को क्या कर दे बेटा, फिक्स, ठीक है, आर माइनस को फिक्स कर दें, और आर प्लस, ठीक है, रेडियस ऑफ कैटायन को क्या करें, बढ़ाएं, रेडियस ऑफ कैटायन को क्या कर दें, बढ़ाएं, तो रेडियस ऑफ कैटायन यदि बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आर नॉट बढ़ेगा, ठीक है,
ऑटोमेटिकली क्या बढ़ेगा बेटा, आर नॉट, और आर नॉट यदि बढ़ाएंगे इनवर्सली है तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा, फिर से एलई जो होगा वो आपका कम हो जाएगा। आया बात समझ में? यानी कि एक चीज तो यहाँ पे फिक्स हो जा रहा है, एक चीज अपने को समझ में आ रहा है कि रेडियस ऑफ कैटायन को बढ़ाओ या रेडियस ऑफ एनायन को बढ़ाओ, जो आर नॉट है वो क्या हो जाएगा बेटा आपका इंक्रीज होगा, और आर नॉट इंक्रीज होगा तो फिर लैटिस एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज। यानी सिंपल, रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन यदि बढ़ेगा तो आर नॉट बढ़ेगा और लैटिस एनर्जी कम, और रेडियस ऑफ एनायन और रेडियस ऑफ कैटायन यदि घटेगा तो लैटिस आर नॉट ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम हो जाएगा, और लैटिस एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि जितना छोटा साइज का कैटायन और एनायन हमारे पास रहेगा उतना ही स्टेबल जो है वो लैटिस एनर्जी का निर्माण होगा, उतना ही पावरफुल लैटिस जो है वो बनेगा। ठीक है, अब इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, और क्या है ये, NaF, ठीक है, NaF, NaCl, NaBr और NaI। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, Na को फिक्स रख रहे हैं, ये वाला आपका पॉइंट क्या है, ये बेटा आपका है फिक्स। ठीक है, और बड़ा बन रहा है केवल F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, तो अपना क्या है जो एनायन है, यानी यहाँ पे बेटा हो क्या रहा है, यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा जा रहा है कि R प्लस जो है वो आपका क्या हो जा रहा है, फिक्स, R प्लस यानी कि सोडियम कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन वो फिक्स है, और रेडियस ऑफ एनायन क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है, और रेडियस ऑफ एनायन यदि इंक्रीज करेगा तो आर नॉट बेटा ऑटोमेटिकली अपने आप इंक्रीज होने लगेगा, और आर नॉट यदि इंक्रीज होगा तो उसके बाद लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज। यानी कि जितना बड़ा जो है एनायन होते जाएगा लैटिस एनर्जी क्या होते जाएगा, डिक्रीज। यानी कि ऑर्डर किसका हो जाएगा, NaF इज ग्रेटर देन NaCl इज ग्रेटर देन NaBr, ठीक है, इज ग्रेटर देन NaI। जितना छोटा रहेगा ना साइज कैटायन एनायन का उतना स्ट्रॉन्ग अपना लैटिस देखने को मिलेगा, तो ऑर्डर आपके पास ये आ जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम दूसरा देखें, दूसरा क्वेश्चन यदि हम देखें बी, ये मान लेते हैं A था, ठीक है, बी यदि हम देखें KF, ठीक है, KF, KCl, KBr, ठीक है, और उसके बाद KI, क्या सेम हो रहा है, ये वाला बेटा आपका क्या है, K जो है वो बेटा आपका क्या है, फिक्स, ठीक है, यानी कि रेडियस ऑफ कैटायन क्या है, फिक्स, और रेडियस ऑफ एनायन जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि सेम रेडियस ऑफ एनायन जो है वो आपका बढ़ रहा है, आर नॉट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यानी फिर से वही चीज हो रहा है यहाँ पे कि R प्लस जो है वो क्या है बेटा, फिक्स, ठीक है, रेडियस ऑफ एनायन, और रेडियस ऑफ कैटायन फिक्स, रेडियस ऑफ एनायन क्या होगा बेटा, इंक्रीज, और रेडियस ऑफ एनायन इंक्रीज होगा तो आर नॉट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, और आर नॉट यदि इंक्रीज होगा तो उसके बाद लैटिस एनर्जी जो है वो क्या होगा बेटा, डिक्रीज। तो उस प्रकार से ऑर्डर क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑर्डर विल बी, ऑर्डर क्या होगा, KF ग्रेटर देन KCl ग्रेटर देन KBr ग्रेटर देन KI। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है ये बात आपको? ठीक, इसी प्रकार से यदि हम और देखें, ये हम लोग किसके लिए केवल देख रहे हैं, ये केवल और केवल फैक्टर देख रहे हैं अभी, साइज ऑफ एनायन, ठीक है, हम लोग चार्ज पे अभी नहीं आए, केवल और केवल किसको देख रहे हैं अभी, साइज ऑफ एनायन को, ठीक है, साइज ऑफ आयंस, बार बार हम एनायन बोल रहे हैं। ठीक है, अब यदि हम और क्वेश्चन यदि हम देखें थोड़ा सा, अब दूसरा वाला यदि हम पॉइंट को डिस्कस करें, ये तो हो गया आपका चार्ज ऑफ आयंस, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसमें, तीसरा, ठीक है, तीसरा का आयोडीन ऑफ अल्कली मेटल्स, जैसे लिखा हुआ रहेगा आयोडाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, इसके लिए आपको क्या निकालना है बेटा, लैटिस एनर्जी निकालना है। अल्कली मेटल कौन कौन सा हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ठीक है, उनका आयोडाइड, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, इसका मतलब क्या हो गया, LiI, ठीक है, उसके बाद KI, ठीक है, यही हो गया ना, अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ठीक है, और आयोडाइड का मतलब क्या हो गया बेटा, I, NaI, ठीक है, उसके बाद KI, ठीक है, RbI, ठीक है, CSI, ये इस बार यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे I जो है, ठीक है, वो बेटा क्या है आपका फिक्स, ये वाला आपका क्या है फिक्स, और बढ़ कौन रहा है कैटायन,
ठीक है, यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो R माइनस है वो इस बार क्या हो गया बेटा फिक्स, R माइनस फिक्स, वो वाला चल रहा है, ऊपर वाला सबसे नजर आ रहा है। तो R प्लस को हम लोग क्या देख रहे हैं, बढ़ते हुए देख रहे हैं। R प्लस यदि बढ़ेगा तो R नॉट भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और लैटिस एनर्जी जो है वो बेटा कम होगा, यानी कि आंसर क्या होगा बताइए। सो ऑर्डर विल बी, ठीक है, ऑर्डर विल बी क्या हो जाएगा, Li ग्रेटर देन NaI ग्रेटर देन Ki ग्रेटर देन RBI ग्रेटर देन CSI। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको क्या हम बोल रहे हैं? ठीक है, बस थोड़ा सा अपने आप को शांत रखना है, दिमाग पेशेंस रखना है कि क्या क्या सर बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। थोड़ा यदि आपको फास्ट लगे थोड़ा सा पॉज करके, ठीक है, रिवाइंड करके फिर से सुनना है बातों, ठीक है, जो हम बोर्ड पे एक चीज आपके लिए लिख रहे हैं। चौथा फोर्थ यदि यहीं पे दे दे कौन सा, Li2, ठीक है, Li2O और उसके बाद आपके लिए दे दे Li2S, तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, लिथियम तो दोनों का बराबर हो गया। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप के हैं और ऑक्सीजन सल्फर सेम ग्रुप के हैं, तो छोटा साइज किसका होता है, ऑक्सीजन का, तो जाहिर सी बात है इसी का जो होगा वो लैटिस जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो लैटिस एनर्जी का यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद यदि हम देखें, ठीक है, पांचवा देख रहे हैं हम लोग, ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली अर्थ मेटल। क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, BO, ठीक है, बेरिलियम के बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम MgO, CaO, SrO, BaO, ये आपका हो जाएगा ऑक्साइड ऑफ क्या, यस, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और जब इसमें यदि हम बात करेंगे तो इस बार देखेंगे O वाला जो पार्ट है वो बेटा क्या आपका फिक्स है, एनायन जो है वो क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और एनायन यदि यहाँ पे फिक्स हो रहा है तो कौन बढ़ रहा है बेटा, कैटायन, कौन बढ़ रहा है आपका, कैटायन, और यदि कैटायन बढ़ रहा है कौन सा केस हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, कैटायन बढ़ रहा है यदि तो लैटिस एनर्जी क्या होगा, कम, यानी कि कैटायन सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, बेरिलियम का, तो इसका लैटिस एनर्जी बेटा क्या होगा, कम, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर आपका ये वाला देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन आयन, ठीक है, चार्ज ऑन आयंस, ये हम लोग देखने वाले हैं। और अकॉर्डिंग टू जो अभी हम लोग पढ़े वो क्या पढ़े कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली टू क्या हो गया बेटा, Q1 Q2, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली क्या होगा बेटा, Q1 Q2। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है, चार्ज को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि लैटिस एनर्जी, ठीक है, इज डायरेक्टली टू हो जाएगा किसका, Z प्लस, ठीक है, इंटू Z माइनस, Z प्लस इंटू क्या बेटा, Z माइनस, यानी कि चार्ज ऑफ कैटायन इंटू चार्ज ऑफ एनायन, यही तो है Q1 इंटू Q2, तो इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, अब इसमें क्या है, ठीक है, इसमें यदि हम थोड़ा सा देखें, अब यहाँ पे Z प्लस क्या है, ठीक है, यदि हम आपको बताते हैं कि Z प्लस जो है वो बेटा क्या है, चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है, और Z माइनस जो होता है वो क्या होगा, चार्ज ऑन एनायन, ठीक है, Z माइनस क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज ऑन एनायन। इज दैट क्लियर? अब जैसे कि यहाँ पे दे दे, इसमें सबसे पहला लैटिस एनर्जी ही आपको निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, लैटिस एनर्जी, ठीक है, और सबसे पहला जो हम दे रहे हैं NaF, ठीक है, क्या दे रहे हैं हम, NaF सोडियम फ्लोराइड, साथ ही साथ आपका है MgF2, ठीक है, और साथ ही साथ AlF3, ठीक है, ये इस तरीके से है, क्लियर है। यहाँ पे और एक आप चीज देख रहे होंगे, यहाँ पे दोनों का चार्ज इक्वल था। आप कोई भी एग्जांपल यहाँ उठा के देख लीजिए, इससे पहले वाला जब हम लोग साइज पे बात कर रहे थे, जब हम लोग साइज पे बात कर रहे थे उस समय हम लोग चार्ज कांस्टेंट रखे थे, यानी कि दोनों के चार्ज को सिमिलर रख रहे थे, ठीक है, चाहे वो कैटायन का चार्ज हो, यदि हम यहाँ पे बोल रहे हैं बेरिलियम 2 होगा +2 तो ऑक्सीजन भी -2, ठीक है, मैग्नीशियम +2 तो ऑक्सीजन -2, यहाँ पे ये +1, ठीक है, तो ये -1, ठीक है, Na प्लस I माइनस, A प्लस I माइनस, दोनों का क्या था
इक्वल था, चार्ज बराबर था। लेकिन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो चार्ज है वो भी क्या होगा, डिफर करेगा। यानी एफ तो वैसे माइनस होता है, तो यहाँ पे इसलिए 2F लगा और यहाँ पे 3F लगा। तो यहाँ हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, किस विधि से हम लोग देखने जा रहे हैं, किस प्रोसेस से हम लोग देखने जा रहे हैं, देखिए चार्ज पे, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग कैसे देखेंगे, चार्ज से, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम चार्ज से भी हम चेक करने जाएं, ठीक है, तो अपने को क्या पता चल रहा है कि F का चार्ज तो सब में क्या है, कॉमन है, कॉमन है। F क्या है, F क्या है, सब में कॉमन। F जो एटम है वो सब में क्या है बेटा, कॉमन, ठीक है। भले इसमें F 1 है, इसमें 2 और इसमें 3 है, लेकिन Na पे चार्ज Na प्लस, Mg पे चार्ज Mg प्लस 2 और Al पे चार्ज Al प्लस 3। इज दैट क्लियर। तो यदि हम बात करें Z प्लस पे, यानी ये वाला क्या हो रहा है बेटा, आपका बढ़ रहा है, ये वाला आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यदि हम Z प्लस की बात करें तो यहाँ क्या हो गया बेटा 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2 और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 3। इज दैट क्लियर, Z प्लस। और Z माइनस की यदि हम बात करें एनायन की, तो यहाँ एक F है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, एक चार्ज होगा, ठीक है, एनायन का, ठीक है। अब यहाँ बोलेगा नहीं माइनस क्यों नहीं लिख रहे हैं सर, एनायन का माइनस दो, यहाँ माइनस लिख ही दिए तो अब लिखने की क्या जरूरत, ठीक है। अब यदि हम यहाँ बात करें तो इसके लिए कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2F है, और F के लिए 3F के लिए क्या हो जाएगा बेटा 3, ठीक है। अब यदि हम लोग क्या करेंगे, Z माइनस इंटू, ठीक है, Z प्लस, Z माइनस इंटू क्या करेंगे, Z प्लस, यही वाला तो देखे थे, समझ में आया, ये वाला, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका आएगा 1, ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा 4 और यहाँ पे आएगा आपका कितना 9, ठीक है। तो जितना ज्यादा जो है वो Q1 Q2 का आपका वैल्यू रहेगा, उतना ही ज्यादा उसका क्या हो जाएगा बेटा, लैटिस एनर्जी। यानी कि लैटिस एनर्जी यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा, सो ऑर्डर विल बी Al, ठीक है, NaF ऐसे लिख देते हैं यहीं से कि NaF इज स्मॉलर देन MgF2 इज स्मॉलर देन AlF3। इज दैट क्लियर। तो ये आपका आंसर आएगा। आई बात समझ में। अब दूसरा इसी में यदि हम लोग ले लेते हैं ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा दूसरा हम लोग ले लेते हैं Na2O, ठीक है, MgO, ठीक, और यहाँ पे लिख देते हैं Al2O3। तो यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, ऑक्सीजन भी देख रहे हैं, एनायन क्या है यहाँ पे कॉमन है, एनायन क्या है बेटा यहाँ पे कॉमन है। कैटायन क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है, ठीक है, कैटायन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ भी हम लोग किससे देखेंगे बेटा, ठीक है, दोनों का जो आप चार्ज देखेंगे, ठीक है, वो क्या है, दोनों डिफरेंट, ठीक है। यहाँ Na पे होता है प्लस, तो इसलिए 2 आपको Na लेना पड़ा, ठीक है। तो ये वाला हम लोग भी किससे हम लोग देखने वाले हैं, चार्ज से, ठीक है, चार्ज से। तो चार्ज वाला हम लोग देखेंगे। तो चार्ज पे यदि हम यहाँ पे बात करें Z प्लस और Z माइनस, तो Z प्लस कैटायन का देखें तो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि Na 2 है इसलिए 2 हो जाएगा। Mg 1 है, लेकिन एक Mg कितना कंटेन करता है, 2 चार्ज प्लस 2, और एल्युमिनियम 2 है और एक एल्युमिनियम करता है प्लस 3, यानी कि प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। और Z माइनस कर दें तो ऑक्सीजन का -2 यानी कि 2 लिख सकते हैं, यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ 3 दूना 6, 6 हो जाएगा। तो इसका Z प्लस इंटू Z माइनस जो होगा वो कितना होगा बेटा 4, ये कितना होगा 4 और ये कितना होगा बेटा 36। अब ये क्या, इन दोनों का चार्ज का तो वैल्यू जो होगा वो कॉमन आ गया। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो यदि चार्ज कॉमन आ जाए तो फिर बेटा हम लोग क्या देखेंगे, साइज। फिर हम लोग किसको देखेंगे, साइज। इज दैट क्लियर, समझ में आया। तो सबसे पहली बात तो ये कि अपने को ये चीज तो क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गया कि Al2O3, ठीक है, Al2O3 का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अब किसका ज्यादा होगा, Na2O का या फिर MgO का लैटिस एनर्जी। तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, साइज। उसके लिए क्या देखेंगे, साइज। यानी कि ये बात लिख लेना है कि यदि, ठीक है, इफ चार्ज फैक्टर इज सेम देन चेक साइज, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, इस चीज को हम ऊपर लिखते हैं, इफ चार्ज फैक्टर इज सेम देन चेक साइज। अब साइज हम लोग देखेंगे तो यहाँ एनायन तो क्या है बेटा, कॉमन है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये वाला तो चीज क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अब हम लोग किसका देखेंगे, Na प्लस, ठीक है, और साथ ही साथ Mg+2 का साइज, Na प्लस और Mg+2 का साइज। तो बताइए दोनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब बोलोगे सर ये क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक, पढ़ा चुके हैं, किसमें पढ़ाए हैं आपको, तो याद कीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, ठीक है, वही क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो देखेंगे दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, और साथ ही साथ पीरियोडिक टेबल में भी हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा सा डिस्कस किए हैं,
ठीक है, वहां भी हम लोग कई सारे क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले किए हैं। इवन साइज जब हम लोग पढ़ रहे थे, साइज ऑफ कैटायन एनायन, तो वहां भी हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का पढ़े थे। जहाँ पे साइज की यदि हम बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, तो वहां हम लोग केवल और केवल क्या देखते थे, जेड। जितना ज्यादा जेड रहेगा, जेड का इनवर्सली हो जाता था साइज, ज्यादा रहा है जेड का इनवर्सली हो जाता था साइज। इसीलिए आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ना होगा। सारा चीज जो है वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके सामने वापस आएगा। जो चीज यदि आपको याद नहीं रहेगा तो फिर आपको परेशानी हो सकता है, ठीक है। फिर आपको कॉन्सेप्ट में ही समझ में नहीं आएगा, अरे ये क्या चल रहा है। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि पुरानी चीजें आपको याद होनी चाहिए, और जिसके लिए आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा, रिवाइज करना होगा। आ रहा बात समझ में। तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए बेटा क्या हम लोग देखते हैं, जेड, ठीक है। और जेड इनवर्सली होता है किसका, साइज का, ठीक है। जेड यहाँ पे क्या होता है बेटा, इनवर्सली साइज का। तो जेड किसका ज्यादा है, मैग्नीशियम का, यानी कि साइज इसका क्या होगा बेटा, छोटा। साइज बड़ा किसका होगा, सोडियम का, ठीक है। और साइज बड़ा हो गया सोडियम का, यानी कि रेडियस ऑफ कैटायन बड़ा, यानी कि क्या होगा, R0 ऑटोमेटिकली बड़ा, और R0 बड़ा तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा, कम। इज दैट क्लियर। तो इसका लैटिस एनर्जी कम, यानी कि Na2O आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या आ जाएगा बेटा, MgO। आई थिंक मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये कैसे हम लोग निकाले, ड्यू टू साइज फैक्टर, ठीक है, ड्यू टू साइज फैक्टर, ठीक है। आई थिंक आपका यदि कट हो रहा है ये, तो ऊपर लिख देना, शायद आपका कट होगा, ठीक। तो ये वाला दोनों जो है हम लोग कैसे निकाले, ड्यू टू, ठीक है, साइज फैक्टर। और ये वाला हम लोग कैसे गए हैं, ड्यू टू, ठीक है, चार्ज, चार्ज से। और एक पॉइंट हम क्या बोले, यदि चार्ज कॉमन रहेगा तो फिर हम लोग किससे जाएंगे, यस, साइज से जाएंगे, ठीक है। ठीक है। तो क्या हम लोग लिख लेंगे कि नोट बनाएंगे, ठीक है। इफ चार्ज इज सेम देन फॉलो, ठीक है, देन फॉलो साइज फैक्टर, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, साइज फैक्टर हम लोग चेक करेंगे। इज दैट क्लियर। अब इसी में क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए यदि हम लोग देखें नेक्स्ट टाइप से, तो उसमें यदि हम लोग तीसरा, ये दूसरा हम लोग देखे थे, तीसरा यदि हम लोग देखे Na2O और साथ ही साथ हम लोग क्या देखे, Na3N। इसमें यदि पूछे आपसे लैटिस, ठीक है, इसमें यदि हम लोग पूछे लैटिस एनर्जी के बारे में, तो किससे हम लोग चले जाएंगे, चार्ज से, ठीक है। चार्ज से बेटा जाओगे आप तो होगा आंसर क्या, इसका ज्यादा होगा और इसका क्या होगा, कम होगा, ठीक। क्लियर है, समझ में आया। तो जैसे ही हम चार्ज से जाएंगे ना, चार्ज से जाएंगे तो इसका ज्यादा इसका कम तो हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आप साइज देखोगे, ठीक है, साइज यदि हम देखेंगे तो साइज की यदि हम बात करें तो Na और Na तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन। ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉमन। यहाँ पे बात आपको मेरा ध्यान से सुनना है, ना समझ में आए एक बार में तो ज्वाइन करके आपको देखना है। आए बात समझ में। तो साइज चार्ज से यदि आप देखोगे, करोगे कैटायन एनायन सारा कुछ, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन यदि आप इसी को साइड से करोगे, इसी से किसको करोगे, साइड से, तो साइज हम लोग किसका चेक करेंगे, O-2 का यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, N-3, ठीक है, N-3। और ये दोनों फिर से क्या हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का हम लोग क्या देखेंगे, Z। तो Z किसका बड़ा होगा, Z बड़ा होता है ऑक्सीजन का, और Z इसका बड़ा होगा तो साइज इसका क्या हो जाएगा बेटा, छोटा, ठीक है। साइज इसका हो जाएगा छोटा, यानी साइज किसका बड़ा हो जाएगा, इसका। अब साइज इसका बड़ा है यानी R0 ऑटोमेटिकली बड़ा, और R0 बड़ा तो लैटिस एनर्जी इसका कम, यानी साइज से लैटिस एनर्जी इसका कम होगा, और आयन से इसका यदि हम लोग देखें तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। तो नोट बात ये यहाँ पे आता है कि जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा लैटिस एनर्जी को लेकर के, वो कौन होगा बेटा, चार्ज। डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा, चार्ज, साइज नहीं। इसका हम प्रूफ भी कर सकते हैं आपको। यदि आप यहाँ पे ये वाला ही एग्जांपल यदि ले ले, तो इसमें जो चार्ज है वो देखेंगे जस्ट डबल हो रहा है, चार्ज का जो चेंजेज आ रहा है वो जस्ट डबल का आ रहा है, ठीक है। लेकिन
कभी भी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यहां से यहां यदि देखेंगे तो 3 टाइम्स होगा। आ रहा है बात समझ में? लेकिन साइज कभी भी डबल नहीं होगा, डायरेक्ट आपका डबल साइज नहीं हो सकता। साइज थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में, पिकोमीटर में। लेकिन यहाँ पे चार्ज देख रहे हैं तो चार्ज जस्ट डबल, यानी कि इसीलिए जो है हम लोग डोमिनेटिंग फैक्टर किसको लेकर के चलेंगे? यस, किसको लेकर के चलेंगे? अपना चार्ज को। तो यहाँ एक नोट करके, ठीक है, लिखना है। और इससे बढ़िया एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं जिससे वो आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। उसके बाद हम आपको नोट लिखवाते हैं। तो एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आउट ऑफ NaF, ठीक है, आउट ऑफ NaF एंड MgO, ठीक है, MgO which has higher Le, which has higher Le, लैटिस एनर्जी किसका होगा? NaF का और MgO का। तो यदि हम बात करें NaF और यदि हम बात करें MgO, ठीक है, पहले जाते हैं चार्ज फैक्टर से, फिर साइज फैक्टर से, ठीक है। यदि हम लोग जाएंगे चार्ज फैक्टर से, ठीक है, किससे जाएंगे बेटा? हम लोग चार्ज फैक्टर से। यदि हम लोग यहाँ लिखे Z प्लस, ठीक है, और क्या लिखे? Z माइनस। Z प्लस क्या होगा? 1, और इसका क्या होगा? 2। Z माइनस क्या होगा? 1 F के लिए, और इसका क्या हो जाएगा? 2। और Z प्लस इंटू Z माइनस यदि हम लोग करेंगे क्या होगा? 1, और इसका क्या हो जाएगा बेटा? 4। यानी कि चार्ज किसका ज्यादा है? इसका। यानी चार्ज फैक्टर से क्या हो जाएगा? MgO ग्रेटर देन NaF। इज दैट क्लियर? चार्ज फैक्टर से यदि हम लोग जाएंगे, ठीक है, लैटिस एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, तो क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? MgO, ठीक है, ग्रेटर देन NaF। लेकिन यहीं पे यदि हम लोग साइज देखें Na का और Mg का, ठीक है, यानी Na प्लस का और Mg प्लस 2 का, कैटायन आयन होगा ना, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे Mg प्लस 2, ठीक है, Na प्लस का साइज क्या होता है बेटा? बड़ा। अभी जस्ट हम लोग देखे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। और Mg प्लस 2 का क्या होता है बेटा? छोटा। और वही यदि हम लोग एनायन की बात करें तो एनायन में यदि हम बात करें तो ये है बेटा F माइनस, और ये हो जाएगा बेटा F माइनस 2। तो किसका होगा ज्यादा बड़ा साइज? किसका? F माइनस। क्या देखेंगे? दोनों फिर से आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो Z किसका ज्यादा है? इसका। तो साइज बड़ा किसका होगा? इसका, यानी साइज बड़ा हो गया। इज दैट क्लियर? समझ में आया? उस हिसाब से यदि हम लोग देखने जाएं तो लैटिस एनर्जी जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है, साइज बेटा क्या हो जाएगा? MgO इज ग्रेटर देन क्या हो रहा है आपका? NaF। MgO ग्रेटर देन NaF। लेकिन हम अभी आपको इस वाले क्वेश्चन में समझाते वक्त हम आपको क्या बोले कि यदि दोनों चीज में इधर उधर हो रहा है, साइज और चार्ज में दोनों में यदि अल्टा पल्टी आपको मिल रहा है, चेंजेस आ रहा है, तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन देंगे हम लोग? यस, डोमिनेटिंग फैक्टर हम लोग किसको देंगे? केवल और केवल चार्ज को देंगे। यानी हम लोग ये वाला बेटा आपका करेक्ट होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। यानी कि नोट बनाते हैं हम लोग, बहुत नोट बना चुके हैं अभी तक हम लोग, ठीक है। नोट बनाने का मतलब वो वाला नोट नहीं, गांधी जी वाला नहीं, ठीक है, वैसे भी नोट बनेगा। आप यदि ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, IIT क्लियर करते हैं, नीट निकलता है आपका, ठीक है, एम्स में आप जाते हैं तो वो ये वाला जो नोट है ना, वो ओरिजिनल नोट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो हम क्या बोले यहाँ पे? नोट आ गया कि अमंग चार्ज एंड साइज, अमंग चार्ज एंड साइज, ठीक है, चार्ज इज डोमिनेटिंग फैक्टर, ठीक है, चार्ज क्या होगा बेटा आपका? डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? अब एक बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए हम ले रहे हैं, एडवांस टाइप का, ठीक है, टॉपर्स चॉइस जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? Rb प्लस, ठीक है, Rb प्लस, और साथ ही साथ क्या है आपका? ClBr माइनस, ClBr माइनस, Rb प्लस ClBr माइनस, ठीक है। ये कैटायन हो गया एक, और ये दोनों मिल करके एक निगेटिव चार्ज,
ऐसा यदि है आपके पास आयनिक कंपाउंड और इसको बेटा क्या किया गया, हीट गर्म किए हैं, तो किस प्रकार का जो है वो अपने पास लैटिस बनेगा गर्म करने के बाद। ठीक है, जनरली इस प्रकार का। अच्छा, ऑप्शन तो देख लीजिए। ऑप्शन है आपके पास RbCl, ठीक है, RbCl प्लस IBr। ठीक है, ये RbCl, एक सेकंड यहां तो छूट रहा है क्या, ClBr, यस ClBr 3। ठीक है, तो इसमें से RbCl का बन जाएगा और IBr का बन जाएगा, या फिर B गरम करने पे कौन जो है वो Rb के साथ आ जाएगा। सिंपल, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, यानी कि आपका आयनिक बॉन्ड जो है इसके साथ बनेगा। ठीक है, R के साथ गरम करने पे। और B में आपका क्या आ रहा है, आपका RbI प्लस ClBr। ठीक है, उसके बाद आपका BrCl ऐसा लिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका C में बेटा कौन सा आ जा रहा है, C में आ रहा है आपका RbBr और साथ ही साथ ICl, और D में आ रहा है, ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइन CND, कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइन। इज दैट क्लियर, समझ में आया। अब इसमें आपको क्वेश्चन देख के ही कई बच्चे तो स्किप कर जाते हैं कि अरे भाई ये क्या है। ठीक है, इस तरीके का एनाइन कैटाइन देख करके, आयनिक कंपाउंड देख करके वो होता है। सिंपल सा आपको समझना, क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसको हीट करने के बाद ये दो जो है वो कंपाउंड बन रहे हैं। ये वाला क्या है बेटा, आपका आयनिक कंपाउंड बन रहा है, ये भी आयनिक कंपाउंड बन रहा है, ये भी आयनिक कंपाउंड बन रहा है, और ये भी आयनिक कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, 3 आयनिक कंपाउंड बन रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला। इज दैट क्लियर, 3 आयनिक कंपाउंड बन रहे हैं। अपने को ये समझना होगा कि कौन सा जो आयनिक कंपाउंड है वो मोर स्टेबल है, यानी कि किसमें से एक प्रकार से कहें कि ज्यादा से ज्यादा लैटिस एनर्जी बाहर निकल रहा है, उसका लैटिस एनर्जी मैक्सिमम होगा, तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी जाहिर सी बात है कम होगा, और वो लैटिस ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगा। तो सिंपल, बस आपको क्वेश्चन समझना था, और क्वेश्चन समझने के बाद आपको पुराने पैटर्न पे आना था, यानी कि साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ एनायन आप देख करके लगा सकते हो। चार्ज की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे साइज से ही अपना काम निकल जाएगा। तो हम लोग यदि साइज, चूंकि चार्ज क्या है दोनों में बराबर, प्लस प्लस, दोनों प्लस प्लस है, तब दोनों इक्वल यदि चार्ज है तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। हम लोग फिर क्या लगा देंगे, साइज, और यहाँ पे बेसिकली क्या आपका आरबी क्या है, सब में कॉमन, आरबी क्या है बेटा, कॉमन, यानी आरबी यानी एक तरह से रेडियस ऑफ कैटायन जो हो गया वो क्या हो गया बेटा, फिक्स। इज दैट क्लियर, ये क्या हो गया बेटा आपका फिक्स। ठीक है, और चेंजेस किस में आ रहा है, एक्स माइनस में, यानी कि आर माइनस। ठीक है, आर माइनस जो है वो क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। ठीक है, आर माइनस यदि हम बढ़ता हुआ, अपने को क्या चाहिए, आर माइनस कम होता हुआ, जिसका आर माइनस कम है। और आर माइनस कम किसका है बेटा, आर माइनस कम बेटा आपका क्लोरीन का है, क्लोरीन आयन का। और आर माइनस यदि कम होगा तो आर नॉट बेटा ऑटोमेटिकली कम होगा, और आर नॉट कम होगा तो लैटिस एनर्जी भी क्या होगा बेटा आपका, कम नहीं ज्यादा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनवर्सली है ना। आ रहा बात समझ में, यानी कि आंसर कौन हो जाएगा बेटा, RbCl प्लस IBr। इज दैट क्लियर। क्वेश्चन देख करके हड़बड़ाना नहीं है, एकदम नॉर्मल सा होगा, सारा चीज जो होगा आपका पढ़ाया हुआ होगा, नोटबुक का होगा, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है। अब इसी में एक और बेहतरीन यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो इसी में, ठीक है, इसी टाइप का, सेम टाइप, ठीक है, टॉपर चॉइस वाला ही, इसमें आपका क्या दे रहा है, इसी से रिलेटेड आपको और बना देते हैं CS प्लस और क्या है I2Br। ये थोड़ा सा आसान है, ठीक है, और इसको यदि हम लोग हीट करेंगे तो बताइए क्या होगा, डायरेक्ट आंसर बताइए किसके साथ जाएगा, CsBr, क्योंकि Br क्या होगा बेटा, छोटा, और छोटा होगा यानी कि R माइनस क्या होगा बेटा आपका, स्मॉल, और स्मॉल होगा तो R नॉट स्मॉल, और लैटिस एनर्जी ज्यादा, यानी आंसर क्या होगा, CsBr प्लस I2। आंसर आपका ये हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया। अब इसी में एक बढ़िया क्वेश्चन इधर लिखते हैं हम, तब तक आप उधर नोट कीजिए। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल। बोलिएगा सर कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा लैटिस एनर्जी में। समझना है कि कितने टाइप हो सकते हैं, जितना घूमना है यहीं पे घूम लेना, ठीक है, क्लासरूम में
एग्जामिनेशन हॉल में आपको जाके घूमना नहीं है, घूमना इन द सेंस कि परेशान नहीं होना है, ठीक है, बाहर घूमने की बात नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, परेशान आपको नहीं होना है। तो जितना परेशान करना होगा बेटा हम ही का आपको कर लेंगे, हम आपको परेशान कर लेंगे, तो फिर आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, जितना भी तरीका हो सकता है, सारा कुछ हम आपको क्लासरूम में करवाएंगे। भले ही आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे, थोड़ा सा आपको टफ लगे, टफ जाए, ठीक है, लेकिन आपको हड़बड़ाना नहीं है, पेशेंस रखना है। जितना ज्यादा आप यहाँ पे पेशेंस बना करके रखेंगे, काम अपना करते रहेंगे, मेहनत करेंगे, उतना ही आसान आपका एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देते वक्त जाएगा और आपका रिजल्ट आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल, which of the following reaction is feasible। feasible मतलब कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो प्रोसीड हो रहा है, यानी आंसर उसका प्रोडक्ट बनेगा, कौन ऐसा रिएक्शन है, ठीक है। तो जिसमें दो रिएक्शन आपका दे रहा है, ठीक है, 2KI प्लस I2 सॉरी 2KCl प्लस I2, और ये आपका बन रहा है 2KI और प्लस बेटा आपका बन रहा है Cl2। और दूसरा रिएक्शन है 2KI प्लस Cl2 और ये आपका क्या बना रहा है 2KCl और प्लस I2, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो है ना आपका, यदि हम बात करें तो आपका एक तरह से ब्लॉक केमिस्ट्री जो है वहां ये चीज भी वहां हम मेंशन कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, रिएक्शन टाइप क्वेश्चन है कि कौन सा जो रिएक्शन है वो फिजिबल है। तो जो कई सारे जो रिएक्शन है वो ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ने को आपको मिलता है। तो ये वाला जो चीज है हम लोग हैलोजन में भी डिस्कस करते हैं, हैलोजन फैमिली जब पढ़ाते हैं, क्लोरीन क्लोरीन आ रहा है, आयोडीन आयोडीन आ रहा है, तो हैलोजन फैमिली में भी डिस्कस होता है। तो उसके आधार पे भी हम आपको हैलोजन फैमिली को जब हम लोग डील करेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है, हम आपको जब पढ़ाएंगे तो उसके आधार पे भी इसको आंसर हम लोग कर सकते हैं, यानी लैटिस एनर्जी को छोड़ करके भी हम चाहे तो इसका आंसर कर सकते हैं। वो कैसे, ठीक है, तो वहां पे हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, जानते हैं, ठीक, कि फ्लोरीन जो होगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो फ्लोरीन जो होता है वो नीचे के जितने भी अपने फैमिली के मेंबर होंगे, यानी कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। फिर जो ब्रोमीन जो आपका क्लोरीन होगा, ध्यान से सुनना, जो क्लोरीन होगा वो अपने नीचे को ऑक्सीडाइज करेगा, ऊपर को नहीं, यानी कि किसको नहीं करेगा, यस, फ्लोरीन को नहीं। उसी प्रकार से ब्रोमीन केवल आयोडीन को करेगा, और आयोडीन किसी को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, ठीक है, आयोडीन किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। यानी कि यदि हम बात करें तो यहाँ पे आयोडीन है और ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, इसका मतलब ये रिएक्शन फिजिबल होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें क्लोरीन, तो उसके नीचे जो भी आएंगे उसको वो ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसलिए ये होगा करेक्ट आंसर। तो ये जो हम एक्सप्लेनेशन दिए वो हैलोजन फैमिली के आधार पर, यानी ब्लॉक केमिस्ट्री के आधार पर हम लोग आंसर दिए हैं, हम आपको एक्सप्लेन किए हैं। लेकिन हम तो अभी लैटिस एनर्जी पढ़ा रहे हैं, तो उसके आधार पर जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि आंसर में यदि हम देखेंगे तो आपका क्या बन रहा है बेटा KI, और यदि यहाँ पे देखें तो हम बोलेंगे KCl। तो लैटिस देख लेंगे किसका, लैटिस स्टेबल है, तो अब हमको आई थिंक आपको बताने की जरूरत नहीं है कि KI मोर स्टेबल होगा कि KCl, क्योंकि K क्या है बेटा फिक्स, और Cl क्या होता है छोटा, I क्या होता है बेटा बड़ा, I माइनस बड़ा, Cl माइनस क्या होता है छोटा। तो छोटा वाला जो होगा उसका लैटिस एनर्जी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो उसके आधार पे ये वाला फिजिबल हो जाएगा और ये वाला नॉन फिजिबल होगा। कहने का मेरा ये मतलब है, हम इसलिए वहां पे हैलोजन फैमिली वाला आपको बात बताएं, ताकि आपका कभी भी जब वो वाला चीज आप पढ़े और फिर यहाँ पे बनाएं तो फिर आपको मजा आने लगेगा। एक चीज का दो एक्सप्लेनेशन आपके पास, तीन चार एक्सप्लेनेशन आपके पास रहेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आ रहा बात समझ में? तो ध्यान देना है किस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से चीजों को डील कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, मोर स्टेबल लैटिस बनेगा, ये ध्यान में रखना है, मोर स्टेबल लैटिस, ठीक है। और ये वाला जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल लैटिस। लेस स्टेबल क्या होगा बेटा, लैटिस बनेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और किस चीज को देखेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में। ये आपका बेटा क्या हो गया, जो हम लोग फैक्टर देख रहे थे वो पूरे तरीके से खत्म हो रहा। अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो हम लोग मूव करते हैं उसके तरफ, ठीक है। इसको साफ ही कर लेते हैं।
properties of ionic compound. प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, जिसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे फिजिकल स्टेट के बारे में, फिजिकल स्टेट के बारे में। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट के बारे में यदि हम बात करें तो क्या लिखेंगे, आयनिक कंपाउंड्स आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, आयनिक कंपाउंड इज एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट and they are crystalline in nature। अब आपके सामने ये आएगा क्रिस्टलाइन में भी आप पढ़े होंगे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। एमॉर्फस ए का मतलब नहीं, ठीक है, और मॉर्फस का मतलब होता है रूप, यानी कि एक समान रूप में नहीं होना, उसका रूप जो होगा वो समान नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं, एमॉर्फस। कहने का मतलब ये है कि एटम का जो अरेंजमेंट होगा एमॉर्फस सॉलिड में, वो एक पैटर्न वे में नहीं होगा, यानी कि एक अरेंज्ड वे में नहीं होगा, एक ऑर्डर्ड वे में नहीं होगा। जो एटम का अरेंजमेंट होगा वो मिसमैच होगा। ठीक है, जो एटम जिधर मन उधर रहेगा। ठीक है, और क्रिस्टलाइन में क्या होगा कि एटम जो भी होंगे, एटम मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस जो भी होंगे, आयंस की हम यहाँ पे बात करेंगे खासतौर पे, आयनिक कंपाउंड है, तो उनका जो अरेंजमेंट होगा वो बड़ा ही शानदार होता है। वो एक उनका अरेंजमेंट जो होता है वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है। ऑर्डर्ड फॉर्म कहने का मतलब एक पैटर्न को शो करता है, जैसे ए बी चला जाएगा, या ए बी सी ऐसा होगा, या ए बी सी डी ऐसा होगा, एक पैटर्न को फॉलो करेगा। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में वो एक पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, जिसके कारण उसका सॉलिड जो होता है वो वीक होता है, उतना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड के यदि हम बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग होने का उसका रीजन ये भी, एक तो लैटिस एनर्जी, और दूसरा उसके एटम का जो अरेंजमेंट होता है वो एक पैटर्न वे में होता है, एक ऑर्डर्ड वे में होता है, जिसके कारण उसका लैटिस जो होता है वो काफी कॉम्पैक्ट होता है, काफी मजबूत होता है। आ रहा बात समझ में? यदि हम NaCl का ही हम लोग एग्जांपल ले ले तो NaCl जो होता है उसमें एक Na एटम 6 Cl एटम से, सॉरी एक Na आयन बोलना सही रहेगा, एक Na आयन जो है वो 6 Cl आयन से का जो है स्टेबिलिटी जबरदस्त बना हुआ रहता है। ठीक है, हम लोग उसका फिगर भी देखेंगे कि किस तरीके से NaCl जो है वो बेटा आपका बनेगा। एक हम आपको स्ट्रक्चर बना करके दिखाते हैं ताकि आपको भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा फील आएगा। ठीक है, कि किस तरीके से हम बोल रहे हैं कि क्रिस्टलाइन नेचर होता है। जैसे कि डायमंड की बात कर रहे हैं तो डायमंड क्या है, क्रिस्टल नेचर, क्रिस्टलाइन होता है, वो इसलिए इतना कॉम्पैक्ट होता है, उतना ही हार्ड होता है। और क्रिस्टलाइन को यदि आप कट करोगे, ठीक है, शार्प चीजों से, तो वो 2 पार्ट में इक्वली एकदम स्मूथ आपका कट होगा। ठीक है, रफ सरफेस आपको नहीं मिलेगा, प्लेन सरफेस एकदम मिलेगा, स्मूथ। लेकिन यदि आप एमॉर्फस को कट करोगे तो आपको खुरदुरा यानी कि रफ सरफेस मिलता है। इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी हम लोग क्लास 12 के सॉलिड स्टेट चैप्टर नाम के चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। नाम ही है चैप्टर का सॉलिड स्टेट, इसलिए पूरा कंप्लीटली वहां पे डिटेल्ड एनालिसिस वहां पे हम लोग देखते हैं। लेकिन जो हम आपको कहें कि NaCl जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म, वो एक Na जो है वो 6 Cl आयन से मिला हुआ रहता है, और एक Cl आयन जो है वो 6, ठीक है, 6 Na प्लस एटम से जुड़ा रहता है। थोड़ा सा जो आपको बनाना होगा, ड्राइंग जो है बड़ा ही जबरदस्त है। ठीक है, लेकिन आप वीडियो को धीरे धीरे करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम इसको किस प्रकार से ड्रॉ किए हैं और कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक क्यूब बना देंगे, क्यूब के शेप में हम उसको ले रहे हैं। ठीक है, क्यूबिकल यूनिट इसलिए उसको कहा जाता है। ये सारी चीजें हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, बस हम आपको एक फील दिलवाने के लिए, इस चीज को समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि उनका अरेंजमेंट कितना ऑर्डर्ड वे में होता है। ठीक है, तो क्यूब बना दिए, अब फिर यहाँ से यहाँ ले गए। ठीक है, ये यहाँ आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं कि हम किस लाइन को कहा मिला रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक।
ये 3 डायमेंशनली हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, ये बीच वाला लेयर है, ये ऊपर वाला लेयर है और ये बेटा नीचे वाला लेयर है। अब यदि हम इसको माने ये वाला जो बड़ा वाला है वो कौन सा है, हम मान लेते हैं Na+ है, सोडियम एटम है, ठीक है। और अब सोडियम एटम है तो उसके बगल में क्या होगा, क्लोरीन छोटा सा, इसके बगल में सोडियम बड़ा सा, ये क्लोरीन छोटा सा, और ये सोडियम बड़ा सा, क्लोरीन छोटा सा, सोडियम बड़ा सा, क्लोरीन छोटा सा, सोडियम बड़ा सा, ठीक है, क्लोरीन छोटा सा, सोडियम बड़ा सा, ठीक है, क्लोरीन छोटा सा, सोडियम बड़ा सा, क्लोरीन छोटा सा, सोडियम बड़ा सा, क्लोरीन छोटा सा। ऑटोमेटिकली देख रहे हैं सोडियम के बाद आपका बेटा क्लोरीन आ जा रहा है, ठीक है। ऐसा अरेंजमेंट भी इसका होता है। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे आपका ये क्लोरीन हो गया, फिर ये सोडियम बड़ा सा, अब इसके ऊपर देखिए क्लोरीन क्लोरीन है, यहाँ पे आपका क्लोरीन, ठीक है। तो ये सोडियम आ गया, ये सोडियम आ गया, ये सोडियम आ गया, और यहाँ पे क्या होगा, सोडियम। अब यहाँ क्लोरीन, तो ये सोडियम, ये क्लोरीन बेटा, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, सोडियम, ये क्लोरीन, और ये बेटा क्या हो जाएगा आपका क्लोरीन, उसके नीचे क्या होगा, सोडियम, ठीक है। ये होगा क्लोरीन, ये होगा सोडियम, ये होगा क्लोरीन, और ये बेटा क्या है आपका सोडियम। इज दैट क्लियर। यानी बड़ा वाला जो है वो आपका Na+ है और छोटा वाला क्या है बेटा, Cl- है। तो जो मेरे कहने का मतलब है कि एक एनायन जो है वो 6 एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, 6 एनायन से जुड़ा हुआ है। तो ये बेटा हम इसको यदि कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये बेटा क्या हो गया आपका Cl-, ठीक है। तो देखेंगे कौन कौन जुड़ा हुआ है, एक पीछे ये 1 हो गया, आगे 2 हो गया, जो इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस साइड में आएंगे ये 3, इस साइड में जाएंगे ये 4, ऊपर जाएंगे 5 और नीचे आएंगे बेटा 6। ये देख रहे हैं Cl- से 6 सोडियम एटम जुड़ा हुआ है। हम दूर दूर बनाए हैं, लेकिन यदि हम क्रिस्टल की बात करें तो ये सारे एटम्स एक दूसरे से क्या रहते हैं, कॉम्पैक्ट रहते हैं, पूरा एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है, सटा हुआ रहता है, ठीक है। थोड़ा बहुत जगह रहता है इनके बीच में, उसी को हम लोग वॉइड कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स कहते हैं। वो कंप्लीटली हम लोग सॉलिड स्टेट में देखेंगे। आ रहा बात समझ में, क्लियर है। और यदि हम सोडियम की बात करें, इसका बात करें हम लोग, इसका यदि हम देखें, ये क्या बेटा Na+, ठीक है, ये क्या है Na+। तो इसका यदि बात करें तो ये देखें 1, ठीक है, ये 2, ठीक, इससे कौन जुड़ा हुआ, तीसरा, ये हो गया बेटा चौथा, ये नीचे हो गया 5वां, और एक ऊपर में भी होगा, ठीक है, 6ठा, 6th। अब आप बोलोगे सर ये ऊपर कैसे आ गया, तो बेटा ये ऐसा थोड़ी है कि बस इतना ही एटम होता है, लाखों करोड़ों एटम होते हैं छोटे से क्रिस्टल में, ठीक है। एक नमक का छोटा सा आप दाना ले लो, उसमें लाखों करोड़ों Na+Cl- हो सकते हैं। आई बात समझ में, क्योंकि वो तो एकदम क्या होता है, एकदम छोटा पार्टिकल होता है, टाइनी पार्टिकल होता है। आया बात समझ में। तो 6ठा का हम ऊपर कंसिडर कर रहे हैं, यानी ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी, इधर भी और इधर भी। इज दैट क्लियर। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुआ अच्छे से। अब और थोड़ा सा हम आगे बढ़े इसमें। ठीक, अब तो ये पॉइंट हम लिख देते हैं, each Na+ आयन, ठीक है, each Na+ आयन, ठीक है, is surrounded by 6 Cl- आयन, ठीक है। और each Cl- आयन is surrounded by 6 Na+ आयन। इज दैट क्लियर। और बाकी डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग सॉलिड स्टेट में देखने वाले हैं। दूसरा जो आपका प्रॉपर्टीज है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होगा, जितना ज्यादा क्रिस्टल चूंकि सॉलिड फॉर्म में है और सॉलिड फॉर्म में होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा बेटा, हाई होगा। और चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इनके बीच में क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग, इसलिए लैटिस बनता है, एक सॉलिड बनता है। तो सॉलिड का जाहिर सी बात है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, हाई होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं आयनिक, सिंस आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड, हेंस आयनिक कंपाउंड हैव
हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तीसरा हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी तो हम लोग पूरा एकदम पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे आगे। ठीक है, लेकिन यहाँ इसके बारे में सॉल्युबिलिटी हम आपको रफ आइडिया तो जरूर देंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। एक चीज आप सॉल्युबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कि जैसे कि लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक कहने का मतलब क्या है, ये एक सिद्धांत प्रिंसिपल है। लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब है कि पोलर कंपाउंड, पोलर कंपाउंड डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर कंपाउंड जो होगा वो डिजॉल्व होगा आपका पोलर सॉल्वेंट में ही। ठीक है, पोलर यानी कि जिसमें चार्जेबल हो। ठीक है, चार्जेबल हो वो क्या होगा बेटा, पोलर होगा। ठीक है, बता रहे हैं और इसके बारे में। और जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे वो डिजॉल्व होगा बेटा आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में, यानी पोलर वाला आपका डिजॉल्व होगा किसमें, पोलर में, और जो नॉन पोलर वाला जो होगा वो किसमें डिजॉल्व होगा बेटा, नॉन पोलर में। इज दैट क्लियर? जैसे ठीक है, जैसे यदि हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड जो होता है वो पोलर नेचर का होता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड, अभी हम क्या बोले कि पोलर का मतलब क्या, जो चार्जेबल, जिसमें चार्ज हो। तो अभी आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं हम लोग, तो आपको ये बताते कि वो तो चार्जेबल होता ही है। ठीक है, अब जो कोवेलेंट जब आएगा तो उसके बारे में हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पूरा पोलैरिटी के बारे में पढ़ना आपने को बॉन्डिंग में पूरा डिटेल में। तो वो जब कोवेलेंट हम लोग कंपाउंड देखेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे पोलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको क्या बोले, आयनिक कंपाउंड क्या होता है बेटा, चार्जेबल, यानी पोलर हो गया, डाइपोल, दो पोल में बटा है Na+Cl-। ठीक है, आयनिक कंपाउंड क्या हो गया, पोलर नेचर, पोलर नेचर। तो किसमें डिजोल्व होगा, तो डिजोल्व इन, सो इट डिजोल्व इन। ठीक है, पोलर कंपाउंड, तो किसमें डिजोल्व होगा, ये पोलर कंपाउंड में बेटा डिजोल्व होगा। और एक बात कि H2O जो है इज गुड पोलर कंपाउंड। H2O जो होता है वो एक अच्छा पोलर कंपाउंड होता है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। सो आयनिक कंपाउंड इज हाईली सॉल्युबल, ठीक है, इन वाटर। इसलिए तो नमक हम डालते हैं घुल जाता है, चीनी डालते हैं, शुगर डालते हैं, पानी में घुल जाता है, यही रीजन है, लाइक डिजॉल्व इन लाइक। और चौथा यदि हम बात करें कंडक्टिविटी, ठीक है बेटा, कंडक्टिविटी के बारे में, तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है बेटा, जनरली सॉलिड होता है। तो सॉलिड कंडक्टिविटी जो होता है, कंडक्टर जो होते हैं बेसिकली उनको हम लोग दो तरीके से हम लोग सीखते हैं, दो तरीके से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। एक जो कंडक्टर होता है वो मेटेलिक कंडक्टर होता है, और एक जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है। मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करता है। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मेटेलिक कंडक्टर में। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी कि कह सकते हैं चार्ज का मूवमेंट होता है। ठीक है, चार्ज का मूवमेंट उसमें देखा जाता है। तो NaCl यदि हम बात करें तो मेटेलिक कंडक्टर मेटल में, और ये वाला जो होगा अपना Na+Cl- वो क्या बेटा, चार्ज है। तो ये एक प्रकार का कैसा कंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो गया है। इसको हम लोग किस में रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। और उसके लिए क्या होना चाहिए, चार्ज की मूवमेंट का जरूरत है, चार्ज का मूवमेंट का जरूरत है। तो सॉलिड फेज में क्या है, क्रिस्टल बना हुआ है, पूरा कॉम्पैक्ट है, और कॉम्पैक्ट होने के कारण चार्ज का मूवमेंट नहीं हो पाता, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता, Na+Cl-। तो उस कंडीशन में जो होगा वो कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, बैड होगी, यानी एक तरह से कह सकते हैं इंसुलेटर होगा। लेकिन जैसे ही हम उसको मोल्टेन फेज में ले आए, यानी कि चार्ज अब बह सकता है। ठीक है, मोल्टेन फेज में ले आए, या हम लोग उसको सॉल्युबल कर दे, किसी में पानी में मिला दे, तब बेटा क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें फ्लो करना चालू करेगा, क्योंकि वो किसमें आ गया, सॉलिड से चेंज हो गया बेटा आपका लिक्विड में। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है एक तरह से? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आयनिक कंडक्टर, आयनिक कंपाउंड
आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म, बट ठीक है सॉलिड फॉर्म बिकॉज आयंस आर नॉट एबल टू मूव, मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन फेज, ठीक है, मोल्टेन फेज में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आ रहा बात समझ में? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? अब इसमें ठीक नोट बना के एक चीज बात आपको बताते हैं। ये भी बात जो है आपका सॉलिड स्टेट का है, लेकिन पढ़ रहे हैं तो यहां भी हम उसको बस आपको इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बताना जरूर चाहेंगे। तो एक नोट यहाँ पे ये भी लिखेंगे, सम आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इन देयर सॉलिड फॉर्म, ठीक है, सॉलिड फॉर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट्स, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट। अब भाई ये क्या बोलिएगा सर, अब ये क्या क्या पढ़ा रहे हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है भाई? तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज सबसे पहले तो परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा ना थोड़ा क्या होता है बेटा, इम्परफेक्शन आता ही है। अब हम ही हैं तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको 100, जितने भी बच्चे हैं सबको समझ में आ ही रहा हो सकता है कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता है, ना हम ना आप ना कोई भी। ईश्वर हमें भगवान हमें 5 उंगली दिया है, 5 उंगली भी अपना 5 बराबर नहीं है, सबका अलग अलग साइज है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जब सॉलिड बनता है, सॉलिड लैटिस का निर्माण होता है, तो उसमें वैसे भी कुछ सॉलिड हो जाते हैं जिसमें कुछ इम्परफेक्शन रह जाता है, कुछ इम्प्योरिटी आ जाता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी को शो करते हैं। इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली एक तरह से कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो करने लग जाता है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होने के कारण, और उस इम्प्योरिटी को उस इम्परफेक्शन को हम लोग क्रिस्टल डिफेक्ट के नाम से कहते हैं। वो जो क्रिस्टल बनता है उसमें कुछ डिफेक्ट रह जाता है, जिसके कारण उस क्रिस्टल डिफेक्ट के कारण जो आयनिक कंडक्टर, जो आयनिक कंपाउंड जो है उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करने लगता है। यानी एक तरह से ये जो पॉइंट्स इस तरीके का हम डाल रहे हैं बीच बीच में, वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का तड़का यहाँ पे लगाते हम चल रहे हैं, ठीक है। हम पहले ही आपको बताएं पढ़ाते वक्त कि हम आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को बहुत ज्यादा सेपरेट करते हुए नहीं पढ़ाएंगे, मिक्स करते हुए पढ़ाएंगे, ताकि आपको ये पूरा एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री के रूप में आपको अच्छा लगे, ठीक है, ना कि 3 सब्जेक्ट आपको लगे, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी उधर की भी, और हम मिक्स करेंगे इधर का, तभी बेहतर क्वेश्चन एडवांस लाइक जो है आपका बन पाएगा, ठीक है। समझ में आया? अब ये बेटा क्रिस्टल डिफेक्ट हो गया, इसको हम चाहे तो थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? कर देते हैं, ठीक है। क्या दिक्कत है क्रिस्टल डिफेक्ट भाई? अब जैसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लेते हैं ZnO का सॉलिड है, क्या है बेटा? ZnO का सॉलिड है, ठीक है। इसको जब हम लोग हीट करेंगे ना, सबसे पहले ये व्हाइट रहता है। कैसा इसका क्रिस्टल होता है बेटा? व्हाइट कलर का ZnO का सॉलिड होता है, ठीक है। क्लियर हुआ ZnO का? और इसको जब हीट करेंगे तो ये ZnO जो है वो येलो बन जाता है। कैसा बन जाता है बेटा? येलो, ठीक है, ZnO येलो। और ये डबल हेडेड एरो का मतलब कूलिंग यदि करेंगे, कूल करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा बेटा? ये वाला ZnO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चक्कर क्या है? चक्कर कुछ ऐसा है कि जब हम लोग, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसमें क्या आता है? कलर चेंज। तो कलर चेंज क्यों आता है बेटा? कलर चेंज का रीजन है, कलर चेंज का जो रीजन है वो ये है कि कलर चेंज ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कलर चेंज, पहले ये जान लिया, फिर वहां आते हैं कलर चेंज ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एक आप बोलोगे सर यहाँ भी क्रिस्टल डिफेक्ट हमको समझना है।
आप फिर मेटल एक्सेस डिफेक्ट बता रहे हैं, सेम ही चीज है, बस वो उसका एक टाइप है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, क्रिस्टल डिफेक्ट मतलब उस क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया, कुछ इंप्योरिटी आ गया, ठीक है, जिसके कारण वो कलर वो जो है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस उसका होने लगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करने लगा। अब यहाँ कलर चेंज जो हो रहा है, जेडेन जो जेडेन व्हाइट से येलो जा रहा है, मतलब कलरलेस से एक तरह से येलो जा रहा है, तो उसका जो टाइप है क्रिस्टल डिफेक्ट का वो ये है ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या है, तो जब हम लोग ZnO, ठीक है, ZnO, ठीक है, सॉलिड, जब ये अपना क्या कर रहा था, हीट हो रहा था, तो हीट होने पे ये ZnO प्लस सॉरी Zn प्लस 2 साथ ही साथ हाफ O2 और साथ ही साथ बेटा आपका क्या निकल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, साथ साथ क्या निकल रहा है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आप समझ लें मेटल डिफेक्ट सॉरी क्रिस्टल डिफेक्ट। तो हुआ क्या कि ये जो Zn प्लस 2 बना, O2 तो क्या है बेटा, गैस है, ये तो उड़ गया। अब Zn प्लस 2 जो बना, कैटायन जो बना, वो क्या करता है, अभी याद है आपको ये वाला डायग्राम बनाए थे क्यूब वाला, ठीक है, याद आ रहा है, तो इसमें बहुत सारे जगह खाली भी रहेंगे, हम क्या बोले कि उसको क्या बोलते हैं बेटा, वाइड इंटरस्टिशियल साइट, जो जगह खाली रह गया। अब देखो ना, 4 बॉल को जोड़ो, ठीक है, तो 4 बॉल को जोड़ने में बीच में जगह खाली रह जाता है, दैट इज कॉल्ड वाइड। तो उस खाली जगह पर ये Zn प्लस 2 चला जाता है, ठीक है। अब चला जाता है तो उसके कारण क्या हो गया, डिफेक्ट आ गया, उसमें इम्प्योरिटी आ गया एक तरह से, क्योंकि सब जगह ZnO होना चाहिए, बीच में एक Zn प्लस 2 आकर के बैठ गया, तो उसके कारण जो हुआ उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्रिस्टल डिफेक्ट। अब ये O2 तो गैस बन के उड़ गया, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो था वो भी कहीं दूसरे जगह जाकर के बैठ गया, ठीक है, वो भी कहीं दूसरे जगह, खाली जगह उसको मिला, जाकर के बैठ गया। वो क्यों बैठा, क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर को आपको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी शो करना है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो 2 प्लस और 2 माइनस क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो उस सॉलिड में, इस क्यूब वाले में कहीं पे जाके ये बैठ गया और कहीं पे ये हो गया, तो दोनों अलग अलग जगह बैठे हैं, तो इसके कारण तो बेटा क्या हो गया आपका, क्रिस्टल डिफेक्ट। इसी को हम लोग ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी कह रहे हैं, एक्स्ट्रा मेटल वाला पार्ट आ गया, ठीक है। और जो 2 इलेक्ट्रॉन जो बेटा निकल रहा, ये जान आप पढ़े थे, आपको पढ़ाए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्या पढ़ा थे कि जब हीट हम लोग दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट में तो कोई भी चीज बहुत देर तक नहीं रहता, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रहता है, यानी कि उसके बाद तुरंत वो अपना आता है ग्राउंड स्टेट में। तो जैसे ही हम एनर्जी दिए थे, अब जैसे ही हम वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी क्या होगा बेटा, रिलीज, और एनर्जी रिलीज होगा तो वो एनर्जी जो है उसका जो फ्रीक्वेंसी जो है, उसका जो आपका वेवलेंथ है, वो आपका येलो लाइट से मिलता है, इसीलिए कैसा कलर का फिर ये आपको नजर आने लगता है, येलो। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको मेरा बात समझ में आया होगा। फिर से यदि आपको सुनना है तो वीडियो को रिवाइंड करके आप सुनेंगे, ठीक है। और ये दोबारा हम लोग फिर कहां पे देखने वाले हैं, यस, सॉलिड स्टेट चैप्टर में क्लास 12 के। लेकिन हम क्या हैं, हम तो पूरा इंटरलिंक्ड करेंगे, तभी बेटा जो है वो अच्छे क्वेश्चन जो है हम आपको फ्रेम करके दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? अब 5वां जो है वो बेटा आपका क्या है, क्या पढ़ना है, आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टीज, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है बेटा कि केमिकल फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, ये आप पढ़े हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर का होना। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर कब होगा, जब कोई भी चीज डायरेक्शनल होगा। समझेंगे इस चीज को, क्या हम बोल रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होता है। सबसे पहला बात तो आयनिक बॉन्ड जो होता है इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, नॉन डायरेक्शनल नेचर होता है। कहने का मतलब ये मान लेते हैं हम लोग नॉन डायरेक्शनल बात करें, नॉन डायरेक्शनल मतलब ये मान लेते हैं ए प्लस है, ए प्लस है तो कोई जरूरी नहीं कि बी माइनस इधर से ही आएगा, इसी साइड से, कोई उसका फिक्स जगह नहीं है। वो बी माइनस हो सकता है, यहां से भी अप्रोच कर सकता है, बी माइनस हो सकता है, यहां से भी अप्रोच कर सकता है, बी माइनस हो सकता है, यहां से भी अप्रोच कर सकता है। वो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाना है ना, ऊपर से आए, नीचे से आए, दाएं से आए, बाएं से आए, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो अप्रोच इसका कहीं से भी हो सकता है, इसीलिए इसको क्या बोले बेटा, नॉन डायरेक्शनल। लेकिन यदि हम लोग, और ये क्या हो गया बेटा, आयनिक कंपाउंड, ये किसके लिए है बेटा, आयनिक कंपाउंड। और यदि हम डायरेक्शनल बात करें, डायरेक्शनल यदि हम बात करें तो जैसे ये बेटा हो गया आपका ए और बी, ये पॉइंट,
कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड Cb, ये आपका डायरेक्शनल रहता है। एक खास डायरेक्शन में ही जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स के जो एटम हैं वो आकर के जुड़ते हैं एक खास डायरेक्शन में। हाइब्रिडाइजेशन वाला चीज आपका यहाँ पे आएगा, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना बेटा जानना है कि ये दोनों के बीच का क्या होता है बेटा, ऐसे समझेंगे कि शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का। तो जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं एक दूसरे का। तो उनका एक ऐसा समझ लेना है कि उनका एक ये होता है, शर्त होता है कि भाई हम लोग इसी डायरेक्शन में आकर के मिलेंगे, इसी डायरेक्शन में आकर के मिलेंगे तभी हम बॉन्ड बनाएंगे, नहीं तो दूसरे बॉन्ड नहीं बनाएंगे। इसीलिए आप सुने होंगे कि जो मीथेन का बॉन्ड एंगल होता है वो 109.8 डिग्री होता है। ऐसा क्यों बॉन्ड एंगल इतना हुआ? आयोनिक कंपाउंड में तो कभी बॉन्ड एंगल नहीं हम लोग देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉन डायरेक्शनल है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में यदि हम जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्शन। उसका एक फिक्स डायरेक्शन में ही एटम आकर के उससे जुड़ता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्शनल इन नेचर। अब आइसोमेरिज्म में हम क्या बोले? अब आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्लास 10 में भी आप पढ़े आइसोमेरिज्म। और जानकारी के लिए बताएं, आइसोमेरिज्म नाम का पूरा एक चैप्टर है जो कि आपको क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है, हम ही पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे बात करें कि आइसोमेरिज्म में, तो डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल आपको समझा दिए, यानी कि आयनिक बॉन्ड में आइसोमेरिज्म तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड में आइसोमेरिज्म के होने के लिए क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट। लेकिन आयनिक बॉन्ड में तो सबका स्ट्रक्चर क्या, स्ट्रक्चर नाम का तो कोई चीज ही नहीं है, सारा क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ। इधर से भी आ जाएगा कोई भी, तो इसमें स्ट्रक्चर तक कुछ हो ही नहीं सकता है, एक फिक्स स्ट्रक्चर तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में एक ही साइड से आएगा, फिक्स साइड में आएगा तो उसका स्ट्रक्चर बनेगा। यानी कि आइसोमेरिज्म जो है वो आयनिक बॉन्ड में नहीं पाया जाएगा, नॉट आइसोमेरिज्म, नॉट फाउंड, ठीक है, आइसोमेरिज्म, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, फाउंड आइसोमेरिज्म, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, C2H6O, ठीक है। तो C2H6O नाम के जो मॉलिक्यूल है उसका दो तरह का कंपाउंड बन सकता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के। एक C2H5OH दैट इज अल्कोहल, ठीक है, देखेंगे सब कुछ बराबर है, कार्बन 2, हाइड्रोजन 5 और ऑक्सीजन 1, ठीक है। और एक क्या बन सकता है, CH3OCH3, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, ईथर। आप क्लास 10 में पढ़े होंगे। और थोड़ा सा यदि हम इसका स्ट्रक्चर आपको बता दें, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो सिंपल सा यदि हम बात करें C2H5OH तो क्या हो जाएगा, CHHCHHOH। तो यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। लेकिन वही हम ईथर की बात करें, ये क्या हो गया बेटा, अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है, नाम भी लिखना चाहे तो नाम हो जाएगा इसका इथाइल अल्कोहल। क्लास 10 में पढ़े होंगे, या इथेनॉल भी कहते हैं। और यदि उसका हम देखें तो क्या हो जाएगा बेटा, H, ठीक है, HHO, ठीक है, और ये हो जाएगा CH और H, ये। तो देखिए दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। और ये क्या हो गया बेटा, ईथर, डाइमिथाइल ईथर, ऐसा भी कहेंगे, डाइमिथाइल ईथर। अब नाम के लिए तो बाद में आपको सिखाएंगे नोमेनक्लेचर में नाम कैसे लिखते हैं। तो ये पूरा प्रॉपर्टीज हुआ किसका, आयनिक कंपाउंड का, ठीक है, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज आपका होता है। तो प्रॉपर्टीज भी हम लोग देख लिए। अब आगे की बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आई होप ये सारा चीज आपको अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है, क्या हम बताना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है। यदि थोड़ा परेशानी हो रहा है तो डाउट्स आप जरूर पूछें। और वीडियो को कहीं आपको सुनने में परेशानी हो रहा है, हम क्या बोल रहे हैं या क्या जल्दी से कुछ हो गया तो उसको रिवाइंड करके दोबारा जरूर सुने, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।